ये कल्पना करना भी कितना अजीब लगता है ना, कि बचपन में किसी फेरी वाले से खरीदा गया एक मामूली सा कांच का हार किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हाँ बिल्कुल। दिखने में वो बहुत खूबसूरत हो सकता है, लेकिन उसकी असलियत तो बस कांच के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होती। सही कहा। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एक छोटी सी बच्ची का उस नकली हार के लिए जो भोला सा आकर्षण था, वो आगे चलकर एक पूरे परिवार को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। जी। मतलब एक आम इंसान से जघन्य अपराध करवा सकता है और आखिरकार एक बहुत गहरी नैतिक जागृति का कारण भी बन सकता है। देखिए, इस घटनाक्रम को अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें ना, तो ये बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर ये मानते हैं कि इंसान के पतन के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश होगी या कोई बहुत बड़ा लालच होगा। हाँ, अमूमन ऐसा ही लगता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के 1931 में लिखे गए इस अमर उपन्यास गबन में जो बात सबसे ज्यादा विचलित करती है वो ये है कि एक बेहद मामूली सी दिखने वाली चाहत, यानी गहनों का शौक, कैसे एक पूरी सामाजिक व्यवस्था के खोखलेपन को उघाड़ कर रख देती है। बिल्कुल। और डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की जीवनी और उनकी साहित्यिक विवेचना में इसी सूक्ष्मता को बहुत गहराई से पकड़ा है। और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। मतलब ये चर्चा केवल एक पुरानी कहानी के पन्ने पलटने के बारे में नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। हम डॉक्टर गोयनका के विश्लेषण और गबन के मूल अंशों के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1930 के दशक का ये आख्यान आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है। सही बात है। दिखावे की ये दो बीमारी है, या समाज में अपनी झूठी हैसियत बनाए रखने का जो दबाव है, और मध्यवर्गीय जीवन का वो खोखलापन जो इंसान की अंतरात्मा तक का सौदा करवा देता है। और मजेदार बात यह है कि कहानी की शुरुआत में ही दिखावे के इस मनोविज्ञान की नींव पड़ जाती है। वो दृश्य याद है जब छोटी सी जालपा एक फेरी वाले से एक बिसाती से वो नकली चंद्रहार चुनती है। हाँ बिल्कुल। उसकी माँ उसे समझाती भी है कि 4 दिन में इसकी चमक चली जाएगी। जी, लेकिन वो बिसाती एक ऐसी बात कह देता है जो उस बच्ची के अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए बैठ जाती है। वो कहता है 4 दिन में बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। बाप रे, ये एक लाइन कितनी भारी पड़ गई। बिल्कुल। उस बिसाती का उद्देश्य तो बस अपना सामान बेचना था, लेकिन उस एक वाक्य ने जालपा के बाल मन की एक तरह से कंडीशनिंग कर दी। मतलब उसके दिमाग में ये बैठ गया कि असली खुशी वही है। हाँ, उसे ये लगने लगा कि उसके जीवन की सार्थकता, उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो बस असली चंद्रहार ही है। गहने अब केवल धातु के टुकड़े नहीं रह जाते। तो वो क्या बन जाते हैं? वे एक स्त्री की सामाजिक पहचान और उसकी खुशियों का इकलौता पैमाना बन जाते हैं। और इस सामाजिक दबाव का दूसरा पहलू हमें रामनाथ का परिवार में देखने को मिलता है। रामनाथ के पिता दयानाथ जी, है ना? जी, दयानाथ एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आते हैं जो जीवन भर कर्ज और बेईमानी से बचते रहे। उनका जीवन सादगी का प्रतीक था। लेकिन जब बेटे की शादी का समय आता है तो सब बदल जाता है। बिल्कुल, एक अदृश्य सामाजिक दबाव उन पर हावी हो जाता है। समाज क्या कहेगा, बारात में अगर आतिशबाजी नहीं हुई तो नाक कट जाएगी। बस इन्हीं डरों के कारण वे अपनी हैसियत से बढ़कर 3,000 रुपए खर्च कर देते हैं और रातों रात कर्जदार बन जाते हैं। इस स्थिति को अगर हम आज के परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो समझना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, वो कैसे? देखिए, 1930 के दशक में जिससे मुंशी प्रेमचंद ने टीम टामिया दिखावा कहा है, वो आज के सोशल मीडिया कल्चर का ही एक प्रारंभिक रूप लगता है। अरे हाँ, ये तुलना तो बहुत सटीक है ना? आज का जो फेक इट टिल यू मेक इट कल्चर है, मतलब दिखावा तब तक करो जब तक असल में ना बन जाओ, वो भी तो इसी नींव पर खड़ा है। लोग महज बाहरी दुनिया से एक झूठी मान्यता पाने के लिए अपनी असली हैसियत छुपाते हैं। जी बिल्कुल। महंगे स्मार्टफोन ले लेना, बड़ी गाड़ियां या आलीशान छुट्टियों की तस्वीरें डालना, हाँ, जिनके पीछे अक्सर क्रेडिट कार्ड का भारी कर्ज होता है, ये सब उसी टीम टाम का आधुनिक रूप है। दयानाथ ने भी तो समाज की नजरों में अपनी एक झूठी छवि बचाने के लिए खुद को कर्ज की आग में झोंक दिया था। बिल्कुल सही कहा। और इस तुलना को अगर हम उस दौर के आर्थिक ढांचे से जोड़े ना, तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। अच्छा, वो क्या? आज के डिजिटल दिखावे की उम्र शायद 24 घंटे की सोशल मीडिया स्टोरी तक होती है और इंसान व्यक्तिगत स्तर पर उसका कर्ज चुकाता है। लेकिन उस समय महाजनों और सराफों से लिया गया कर्ज पीढ़ियों तक चलता था। बाप रे, पीढ़ियों तक? जी, दयानाथ ने सराफ से कर्ज लेकर हजारों के गहने तो बनवा लिए, लेकिन जब विवाह संपन्न होता है और चढ़ावे के गहने जालपा के सामने आते हैं, तो उसमें
असली चंद्रहार होता ही नहीं है। बिल्कुल, उसमें असली चंद्रहार नदारत होता है। ये जालपा के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात था। वो दृश्य सच कहूं तो साहित्य के सबसे सशक्त दृश्यों में से एक है। जालपा, जिसने बचपन से उस चंद्रहार को अपनी खुशी का केंद्र मान लिया था, जब उसे वो नहीं मिलता तो उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। जी, और निराशा और गुस्से के उस आवेग में वो क्या करती है, वो एक शिव मूर्ति को जमीन पर पटक देती है। ये बहुत गहरा प्रतीक है। ये केवल एक मिट्टी या पत्थर की मूर्ति का टूटना नहीं था, ये उन तमाम भौतिक उम्मीदों का टूटना था जो समाज ने एक स्त्री के मन में बहुत गहरे तक बिठा दी थी। सही कहा। ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी आंतरिक शांति को बाहरी वस्तुओं पर निर्भर कर देता है तो उस वस्तु के न मिलने पर उसका पूरा आध्यात्मिक ढांचा ही ढह जाता है। बिल्कुल, और यहीं से उस रिश्ते की बुनियाद भी दरकने लगती है। जब किसी विवाह की शुरुआत ही कर्ज, दिखावे और एक नकाब के साथ हो, तो उस नकाब को ओढ़े रखने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। हाँ, और रामनाथ, जो अब जालपा का पति है, वो इस सामाजिक व्यवस्था का एक नया मोहरा बन जाता है। उसे लगता है कि एक पति के रूप में उसका सम्मान केवल इस बात पर टिका है कि वो अपनी पत्नी को कितने गहने दे सकता है। मतलब खुद को साबित करने का दबाव। जी, जालपा की नज़रों में खुद को अमीर, सफल और सामर्थ्यवान साबित करने के लिए वो अपनी असलियत छुपाता है। घर की आर्थिक तंगी और कर्ज के बारे में वो जालपा को कुछ नहीं बताता, बल्कि अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए वो गंगू सुनार से भारी उधारी पर जालपा के लिए गहने ले आता है। ये तो एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल। और फिर जब रामनाथ को म्युनिसिपल बोर्ड में नौकरी मिलती है तो वो अपनी उधारी चुकाने के लिए दस्तूरी लेना शुरू कर देता है। दस्तूरी मतलब रिश्वत और कमीशन, है ना? जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार की शुरुआत अक्सर ऐसी ही होती है। इंसान खुद को ये कहकर तसल्ली देता है कि वो कोई बड़ा अपराध नहीं कर रहा, बल्कि केवल अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। वो इस रिश्वत को अपना हक समझने लगता है। और इस बिंदु पर आकर डॉक्टर गोयनका का विश्लेषण गबन को महज एक व्यक्तिगत त्रासदी से निकालकर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या के रूप में खड़ा कर देता है। हाँ, डॉक्टर गोयनका ने स्रोत सामग्री में प्रेमचंद की वैचारिक पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। उन्होंने रमेश बाबू नाम के एक पात्र का जिक्र किया है। रमेश बाबू का क्या रोल है इसमें? रमेश बाबू के माध्यम से प्रेमचंद ये आर्थिक विमर्श प्रस्तुत करते हैं कि भारत का पतन आखिर हुआ क्यों। वो कहते हैं कि इस देश का असीमित धन व्यापार, शिक्षा या उद्योगों के विकास में लगने के बजाय मृत धातुओं में फंसा हुआ है। मृत धातु मतलब सोने चांदी के गहनों में? बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर बात है। जब राष्ट्र की पूंजी तिजोरियों में बंद होकर रह जाए तो वो पूंजी अर्थव्यवस्था के लिए मृत हो जाती है। रामनाथ जो कर रहा था वो केवल कुछ रुपयों की हेराफेरी नहीं थी, वो उस पूरी व्यवस्था का प्रतीक था जो देश के संसाधनों का गबन कर रही थी। मृत धातु, ये शब्द अपने आप में कितना प्रभावशाली है। जो चीज अर्थव्यवस्था को जिंदा रख सकती थी उसे सामाजिक दिखावे के लिए मार दिया गया। जी, लेकिन देखिए, यहाँ मेरे मन में एक तीखा सवाल उठता है। बताइए। क्या इस पूरी परिस्थिति में रामनाथ को पूरी तरह से एक तरफा खलनायक मान लेना न्याय संगत होगा? मतलब अगर हम उस दौर के समाज और कुछ हद तक आज के समाज की मानसिकता को देखें तो क्या रामनाथ महज उस व्यवस्था का शिकार नहीं है जहां एक पुरुष की कीमत उसकी कमाई से, उसके ओहदे से आंकी जाती है और एक स्त्री की खुशी सिर्फ उसके गहनों से मापी जाती है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण द्वंद्व है और सच कहूं तो मुंशी प्रेमचंद की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो किसी भी चरित्र को पूरी तरह से काले या सफेद रंग में नहीं रंगते। जी बिल्कुल, उन पर एक लगातार दबाव है मर्द बने रहने का, प्रोवाइडर बने रहने का। सही कहा। रामनाथ स्वभाव से कोई शातिर अपराधी या पैदाइशी विलन नहीं है। वो समाज की झूठी प्रतिष्ठा का मारा हुआ एक कमजोर इंसान है। उसे लगता है कि प्रेम और सम्मान व्यक्त करने का इकलौता तरीका भौतिक वस्तुएं ही हैं। और जालपा भी तो उसी व्यवस्था की उपज है जिसने बचपन से उसे यही सिखाया कि औरत का सबसे बड़ा आभूषण सोना चांदी ही है। बिल्कुल, लेकिन समाज का शिकार होना किसी को भी अपने नैतिक पतन को सही ठहराने का लाइसेंस तो नहीं देता ना। कमजोरी और कायरता अंततः इंसान को अपराध की ओर ही ले जाती है। हाँ, ये तो है। और वो अपराध तब चरम पर पहुंचता है जब रामनाथ के जीवन में एक और संकट आता है। रतन नाम के एक पात्र है ना? जी, एक अमीर वकील की पत्नी रतन जो जालपा की सहेली बनती है। हाँ, रतन अपने लिए गहने बनवाने के वास्ते रामनाथ को पैसे देती है, लेकिन रामनाथ जो पहले से ही कर्ज के दलदल में गले तक डूबा हुआ था, उन पैसों का गबन कर लेता है। और जब उसे एहसास होता है कि वो पुलिस की गिरफ्तार में आ सकता है
तो वो जो करता है वो उसके चरित्र की सबसे बड़ी कायरता है। वो भाग जाता है ना? जी, वो समस्या का सामना करने के बजाय अपनी सारी जिम्मेदारियों से, अपने परिवार से और अपनी पत्नी से मुंह मोड़कर रातों रात कलकत्ता भाग जाता है। ये पलायन केवल शहर की सीमाओं से बाहर जाना नहीं था, ये अपनी अंतरात्मा से, अपने द्वारा बुने गए झूठ के जाल से और सच्चाई से पलायन था। बिल्कुल। लेकिन कलकत्ता जाकर रामनाथ को जिस दुनिया का सामना करना पड़ता है वो उसके उच्च वर्गीय अहंकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। वो कलकत्ता वाला हिस्सा तो बहुत ही मार्मिक है। हाँ, कलकत्ता का ये अध्याय प्रेमचंद के सामाजिक विमर्श का सबसे तीखा हिस्सा है। बिल्कुल। कलकत्ता में रामनाथ को शरण मिलती है एक खटीक दंपति के यहाँ, देवीदीन और जग्गो। यह दंपति आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान किसी भी अमीर से कहीं ज्यादा ऊंचा है। यहाँ प्रेमचंद ने समाज के उस पाखंड पर करारी चोट की है जो नैतिकता को पैसे और जाति से जोड़कर देखता है। जी, स्रोत के आधार पर यह बहुत साफ दिखता है। डॉक्टर गोयनका का विश्लेषण बताता है कि कैसे प्रेमचंद ने समाज के तथाकथित उच्च वर्ग से आने वाले रामनाथ की कायरता को एक तथाकथित निम्न वर्ग या दलित माने जाने वाले देवीदीन की महानता के सामने बौना साबित कर दिया है। हाँ, देवीदीन कोई आम इंसान तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। उस बूढ़े व्यक्ति ने स्वदेशी आंदोलन में अपने 2 जवान बेटों की आहुति दे दी है। पुलिस की लाठियां खाकर उनके बेटे शहीद हो गए, लेकिन उस स्वाभिमानी पिता ने बाजार में विदेशी कपड़े नहीं बिकने दिए। बाप रे, कितना बड़ा बलिदान है ये। वो देश के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाला सच्चा देशभक्त है। और इसके ठीक विपरीत है रामनाथ, पढ़ा लिखा, एक संभ्रांत और इज्जतदार परिवार का हिस्सा। लेकिन जब उसकी जान पे बनती है तो वो क्या करता है? हाँ, वही तो सबसे बड़ा सवाल है। वो अपनी खाल बचाने के लिए पुलिस का मुखबिर यानी अप्रूवर बन जाता है। पुलिस उसे गबन के एक झूठे केस में फंसाने का डर दिखाती है और वो महज खुद को बचाने के लिए अदालत में खड़े होकर 15 बेगुनाह लोगों के खिलाफ झूठी गवाही दे देता है। और उसकी इस गवाही के कारण उन 15 निर्दोषों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। ये घटनाक्रम सच में रोंगटे खड़े कर देता है ना? एक इंसान अपनी सुविधा के लिए कितना नीचे गिर सकता है। बिल्कुल, यही रामनाथ के नैतिक पतन की अंतिम और सबसे निचली सीढ़ी है। उसने चंद रुपयों के लिए भ्रष्टाचार किया, वो गबन था, लेकिन जब उसने अपनी जान बचाने के लिए 15 निर्दोष जिंदगियों का सौदा किया तो वो मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस कहानी का सबसे बड़ा गबन पैसों का गबन है ही नहीं जी, ये गबन है सत्य का, न्याय का और इंसान की अपनी अंतरात्मा का। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। लेकिन देखिए, जहां अंधेरा सबसे घना होता है वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। जब जालपा को अपने पति के इस अमानवीय कृत्य के बारे में पता चलता है तो कहानी में सबसे बड़ा वैचारिक मोड़ आता है। हाँ, और यहीं से जालपा के भीतर एक ऐसा कायाकल्प होता है जो उसे एक आम गहनों की लालसा रखने वाली स्त्री से एक सशक्त और विद्रोही व्यक्तित्व में बदल देता है। ये जालपा का आध्यात्मिक जागरण है। उसे ये कठोर सत्य समझ आ जाता है कि उसके चंद्रहार की लालसा ने ही उसके पति को इस भ्रष्टाचार और अपराध के दलदल में धकेला है। जी, जिन गहनों के लिए उसने अपने पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, वही गहने उस पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन गए। इस अपराध बोध और मोहभंग के चलते वो अपने सारे गहने एक बैग में भरती है और उन्हें गंगा नदी में फेंकने निकल पड़ती है। यद्यपि उसकी सहेली रतन उसे ऐसा करने से रोक लेती है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से जालपा के मन से वो चंद्रहार और उसकी चमक हमेशा के लिए धुल चुकी होती है। और जालपा केवल प्रायश्चित के आंसू बहा के नहीं रुकती। वो जो साहस दिखाती है वो 1930 के दशक के भारतीय समाज के हिसाब से एक बहुत बड़ी क्रांति थी। वो रामनाथ को ढूंढती हुई कलकत्ता पहुंचती है ना? हाँ, और वहां वो सीधे जग्गों और देवीदीन खटीक के घर जाती है। वो केवल उनके घर में शरण नहीं लेती, बल्कि सामाजिक बंधनों, छुआछूत और जाति भेद की सारी परंपराओं को तोड़कर उनके झूठे बर्तन तक धोती है। स्रोत सामग्री ये बहुत स्पष्ट करती है कि ये दृश्य प्रेमचंद के दलित विमर्श और समानता के दर्शन का सबसे सशक्त उदाहरण है। बिल्कुल, जालपा का ये एक कदम ऊंच नीच की उन सारी दीवारों को ढा देता है जो समाज ने सदियों से खड़ी कर रखी थीं। ये दर्शाता है कि जब इंसान अपने भीतर के अहंकार और भौतिक वस्तुओं के मोह से आजाद हो जाता है ना, तो वो समाज की बनाई हुई तमाम कृत्रिम कुरीतियों और भेदों से भी मुक्त हो जाता है। जालपा अब वो डरपोक, गहनों के लिए तरसने वाली पत्नी नहीं रही, वो एक जागृत आत्मा बन चुकी है। बिल्कुल,
गोलानाथ के सामने खड़ी होती है और उसकी कायरता को चुनौती देती है। और जालपा का वो संवाद, वो तो साहित्य के पन्नों से निकलकर सीधे इंसान की रूह में उतर जाता है। हाँ, वो क्या कहती है? वो रामनाथ से कहती है, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति हो, उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचंभा है। बाप रे, इस एक पंक्ति में कितना गहरा दर्शन छिपा है ना? इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम 15 बेगुनाह लोगों की झूठी गवाही देकर उनकी हत्या का कारण तो बन सकते हो, लेकिन सच बोलने का साहस जुटाकर उनकी जान नहीं बचा सकते। ये कैसी कमजोरी है? सही बात है। और फिर जालपा रामनाथ को अपना झूठा बयान बदलने पर मजबूर कर देती है। इतना ही नहीं, वो उन निर्दोष लोगों में से एक दिनेश के परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है। वाह! और यहीं पर हम डॉक्टर गोयनका के विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंचते हैं। डॉक्टर गोयनका ने लिखा है कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के प्रबल पक्षधर थे। हाँ, ये सुनने में एक बहुत भारी साहित्यिक शब्द लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अगर हम थोड़ा गहराई से समझें तो इसका मतलब है कि प्रेमचंद केवल समाज के यथार्थ यानी उसकी गंदगी, भ्रष्टाचार और पतन को दिखाकर अपनी कहानी खत्म नहीं कर देते। बिल्कुल नहीं। वे यह नहीं कहते कि इंसान बुरा है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वे उस कीचड़ के बीच एक कमल खिलने की संभावना भी दिखाते हैं। मतलब वे यथार्थ से शुरू करते हैं लेकिन आदर्श की ओर ले जाते हैं। जी, वे मनुष्य को उसके सबसे निचले स्तर से उठाकर वापस देवत्व तक पहुंचने का एक मार्ग सुझाते हैं। और जालपा का ये अभूतपूर्व साहस और आखिरकार रामनाथ का अपनी गलती मान लेना उसी आदर्श का प्रतीक है। बिल्कुल। और उपन्यास के अंत में जब रामनाथ और जालपा शहर का वो दिखावटी खोखला जीवन छोड़कर एक गांव में चले जाते हैं और खेती-बाड़ी करके साधारण जीवन जीने लगते हैं, तो वो प्रेमचंद की एक बहुत वृहत विचारधारा को पुष्ट करता है। वो विचारधारा क्या है? प्रेमचंद का ये दृढ़ विश्वास था कि भारत की मूल आत्मा उसकी कृषि संस्कृति और ग्राम जीवन में बसती है। शहर का औद्योगिकरण, दिखावा और लालच इंसान को भ्रष्ट करता है, उसे अपनी जड़ों से काटता है। जबकि गांव की सादगी, मिट्टी से जुड़ाव और मेहनत की कमाई उसे वापस एक सच्चा इंसान बनाती है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे गहन अध्ययन को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इंसान का असली आभूषण आखिर है क्या। सोना, चांदी, हीरे या कोई भी भारी वस्तु इंसान का सच्चा श्रृंगार नहीं हो सकती। सही कहा। इंसान का असली आभूषण उसका चरित्र है, उसकी सच्चाई है और विपरीत परिस्थितियों में उसका साहस है। बिल्कुल। जालपा जब तक सोने के गहनों से लदी हुई थी, वो भीतर से खोखली और कमजोर थी, लेकिन जैसे ही उसने उन गहनों का मोह त्यागा, वो इतनी मजबूत हो गई कि उसने अकेले ही पूरी भ्रष्ट व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। ये कहानी इस बात का एक शाश्वत दस्तावेज है कि मानव मन की कमजोरियां हर युग में एक जैसी ही रहती हैं। गबन केवल 1930 के भारत की कहानी नहीं है। जी, यह आज के समाज को भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब बाहरी चमक-दमक और सामाजिक रुतबे को आंतरिक शांति और नैतिकता से ज्यादा अहमियत दी जाती है ना, तो इंसान खुद अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और चुभते हुए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। मुंशी प्रेमचंद की इस रचना को समझने के बाद ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि आज भी हम उसी चौराहे पर खड़े हैं जहां रामनाथ और जालपा खड़े थे। बिल्कुल। बस शायद आज के दौर में हमारे जीवन के चंद्रहार का रूप बदल गया है। आज वो चंद्रहार सोने का नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स का है, महंगी गाड़ियों का है, या समाज में एक झूठा रुतबा बनाए रखने की उस अंतहीन दौड़ का हो सकता है। हाँ, और ये सवाल आज भी उतना ही गहरा है कि क्या हम दुनिया की तालियां बटोरने के लिए, अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए अनजाने में अपने सुकून, अपनी ईमानदारी और अपने नैतिक मूल्यों का ही गबन तो नहीं कर रहे हैं? या सच में एक ऐसा विचार है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। यदि आपको यह क्लासिक कहानी पसंद आई है तो और अधिक कालजयी साहित्य के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।